इस वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2014 का बायोलॉजी का पेपर लेकर के आए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। तो वर्णांधता का कारण है अप्रभावी नर पर गुणसूत्र, ये वर्णांधता का कारण होता है। फिर अगला है पुनरावृत्ति की खोज किसने की थी? तो पुनरावृत्ति की खोज हैकल ने की थी। फिर नेक्स्ट है प्रभाविता के नियम का उल्लेख करने वाले वैज्ञानिक का नाम सभी लोग जानते हैं, मेंडल होता है। और फिर अगला क्वेश्चन है अगर एक आनुवांशिक रोग एक बाह्य रूप से सामान्य किंतु वाहक स्त्री से केवल नर संतति में संचरित होता है तो रोग कहलाता है। क्या कहलाएगा? लिंग संलग्न अप्रभावी, लिंग संलग्न अप्रभावी कहलाएगा। कहते हैं प्रभाविता का नियम लिखिए। प्रभाविता का नियम क्या है? तो देखिए जब मेंडल थे, मेंडल ने जैसे इसमें शुद्ध लंबे पौधों को लिया और इधर शुद्ध बौने पौधों को लिया था, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था। तो क्रॉस करवाने पर इन्हें कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। यानी कि लंबापन यहाँ पर दिखा, जो लंबापन है यहाँ पर दिखा क्योंकि ये लंबा था, लंबापन यहाँ दिखा लेकिन बौनापन नहीं दिखा। तो जो लक्षण प्रकट हुआ उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण प्रकट नहीं हुआ उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और यही प्रभाविता का नियम है। यानी प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या बताया था कि प्रत्येक जोड़े के दोनों लक्षणों के कारकों के साथ साथ होने पर भी केवल जब एक ही लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण, जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। और अगर किन्हीं दो रोगों संक्रामक रोगों की बात की जाए तो जुकाम संक्रामक रोग होता है, डेंगू बुखार ये संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग जुकाम डेंगू बुखार हो जाएगा। और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। फिर जैव प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? तो मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। और फिर घ नंबर क्वेश्चन है प्लाज्मिड की व्याख्या कीजिए। प्लाज्मिड क्या है? तो देखिए जो बैक्टीरियल कोशिका होती है, जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसका एक अपना डीएनए होता है। उस डीएनए के अतिरिक्त इसमें एक और अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है। ये जो अतिरिक्त डीएनए होता है, अतिरिक्त डीएनए होता है, इसे ही प्लाज्मिड कहा जाता है। मतलब बैक्टीरियल कोशिका में अतिरिक्त जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसी अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। यह कह लीजिए कि बैक्टीरियल कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो मेन क्रोमोसोम डीएनए से अलग होता है, उसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं डीएनए पुनर्योजन तकनीक को समझाइए। डीएनए पुनर्योजन तकनीक को समझाना है। तो जब किन्हीं दो जीवों के डीएनए को जोड़कर, कोई दो जीव हैं इनके डीएनए को जोड़ करके एक नया डीएनए बनाया जाता है तो उसे ही डीएनए पुनर्योजन कहा जाता है। यानी जब किन्हीं दो जीवों के डीएनए को जोड़कर नया डीएनए बनाया जाता है तो उसे ही पुनर्संयोजन या पुनर्योजन डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखिए जिन्हें संयोजी कड़ी कहा जा सकता है तथा यह भी बताइए कि वे किस संबंधित संघों की कड़ी हैं। तो देखिए इसमें पहला जंतु हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स, ये जो जंतु आर्कियोप्टेरिक्स है ये सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स है सरीसृप और पक्षियों के बीच की कड़ी है। और दूसरा जंतु हो जाएगा पेरीपैटस। पेरीपैटस ये एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दो संघों के बीच की कड़ी है। फिर अगला क्वेश्चन है मेंडल के तीनों नियमों का उल्लेख कीजिए। तो मेंडल के तीन नियम कौन से थे? पहला प्रभाविता का नियम,
प्रभाविता का नियम था, दूसरा पृथक्करण का नियम था और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। ये 3 नियम मेंडल ने प्रतिपादित किए थे। अगर इन तीनों नियम के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं बहुत ही सरल भाषा में, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? जल, थल तथा वायु प्रत्येक में विचरण करने वाले एक एक स्तनी का उदाहरण दीजिए। तो जीवों में होने वाली विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। और अगर जल की बात की जाए तो जल में पाया जाने वाला स्तनी व्हेल होता है। जो व्हेल है, ब्लू व्हेल, व्हेल मछली क्या है? जल में पाई जाने वाली स्तनी होती है। इसी तरह से अगर थल की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हैं गाय, मनुष्य, ये सब क्या हैं? ये थल पर पाए जाने वाली स्तनी हैं। लेकिन अगर वायु की बात की जाए तो वायु में जो चमगादड़ होती है, चमगादड़ स्तनधारी वायु में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। मानव स्वास्थ्य के लिए बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका बताना है। पहला हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा आनुवंशिक रोगों को ठीक करने में, तीसरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास क्या है? इसके प्रभावों को लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन हटा हुआ है कोरोना के कारण, इसको हटा देते हैं। फिर चौथे पर आते हैं, प्रतिरक्षी तंत्र क्या है? टी लिम्फोसाइट को समझाइए। देखिए प्रतिरक्षी तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र, तो हमारे शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रतिरक्षा कहलाती है। और इस प्रतिरक्षा के लिए हमारे शरीर में पूरा एक तंत्र होता है, जाल होता है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। और प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं होती हैं लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इसमें कहा गया टी लिम्फोसाइट को समझाइए। तो देखिए जो टी लिम्फोसाइट है इसका निर्माण थाइमस ग्रंथि में होता है। थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है और यह विभिन्न प्रकार से शरीर में होने वाले रोगों से रक्षा करती है, यानी रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करती है। फिर अगला है, एड्स रोग व जैव विविधता को समझाइए। एड्स क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोग है जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है। एड्स पर हमारे चैनल में कई सारे वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और जैव विविधता क्या है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि जैव विविधता क्या है। फिर अगला है, आनुवांशिक कोड क्या है? डीएनए अणुओं में उपस्थित नाइट्रोजिनस क्षारकों का वह अनुक्रम जो किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश, यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश निहित रखता है, उसे ही आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कोड कहा जाता है। आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहा जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। बिलगन क्या है? तो मैंने बताया था कोई पौधा है, इससे फल, पत्तियों का गिर जाना, फलों का गिर जाना, फूलों का गिर जाना, इसे ही बिलगन कहा जाता है। सहजीवन क्या है? तो इसमें 2 सहभागी होते हैं, साथ साथ जीते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, साथ साथ रहते हैं और दोनों को आपस में लाभ होता है, सहजीवन हो जाएगा। फिर अगला है, खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला में अंतर। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर, तो ये कोर्स से हटा हुआ है। फिर अगला है, चित्रों की सहायता से आवृतबीजी पादप के नाभिकीय सामान्य भ्रूणपोष के विकास का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें चित्र की सहायता से भ्रूणपोष के विकास का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह से देखिए इसमें प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं, यहाँ पर अंड कोशिका, यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक होता है। और जो पहला नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयित होता है, निषेचन हो जाता है। फिर दूसरा नरयुग्मक आकर के या नरजनन केंद्रक आकर के द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित द्विनिषेचन हो जाता है। और ये पूरी क्रिया त्रिसमेकन या त्रिसंलयन कहलाती है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। मरुक्रमक क्या है? चट्टानों पर शुरुआती जो अनुक्रमण होता है उसे ही मरुक्रमण कहा जाता है। चट्टानों पर होने वाला शुरुआती अनुक्रमण ही मरुक्रमण है। मतलब एक के बाद एक परत के रूप में उसी के ऊपर जीवों का जो समूह जमता जाता है, जैसे लाइकेन समुदाय है, तो उसे ही मरुक्रमण कहा जाता है।
और सुषुप्ता अवस्था क्या है? तो जब बीज का जो जीवद्रव्य होता है वो लगभग जीवित अवस्था में नहीं रहता, लगभग जीवित अवस्था में नहीं रहता है, तो उसे ही सुषुप्ता अवस्था कहा जाता है। जैसे गेहूं खेत से आए और बोरी में भरकर रख दिए गए हैं तो वो सुषुप्ता अवस्था में होते हैं। जब तक वो जागृत अवस्था में नहीं होंगे तब तक वो अंकुरित नहीं होंगे। सुषुप्ता अवस्था में कोई भी बीज अंकुरित नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मन जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चैनल में जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, एक पुष्प में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। पुष्प में निषेचन हो गया है, अब उसमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे उनका वर्णन करना है। तो देखिए, पहली बात तो जो बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंकेसर, ये सब झड़ जाएंगे, मुरझाकर गिर जाएंगे। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर मुरझाकर गिर जाएंगे। जो वर्तिका है, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये भी प्रायः झड़ जाते हैं, कभी कभी लगे रहते हैं, जैसे जो भुट्टा होता है उसमें लगे रहते हैं, नहीं तो अक्सर गिर जाते हैं। जो अंडाशय है, जो अंडाशय है, अंडाशय क्या करता है? फल में विकसित हो जाता है, फल में विकसित हो जाता है। जो बीजांड होते हैं बीज में बदल जाते हैं, बीज में बदल जाते हैं। जो अध्यावरण होता है छिलका बन जाता है, अध्यावरण छिलका बना लेता है। जो भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश भ्रूण कोश में बदल जाता है। तो इस तरह से चेंजिंग आ जाती है। फिर अगला है, असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। तो बिना निषेचन के नए पौधे का निर्माण असंग जनन कहलाता है। फिर अगला है, मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। तो मानव के शुक्राणु की संरचना को बनाना है, तो देखिए इस तरह से शुक्राणु की संरचना को बना देंगे। इसमें यहाँ पर गर्दन है, गर्दन में माइटोकॉन्ड्रिया लगा देंगे और इधर पूंछ कर देंगे। ये ऊपर का भाग एक्रोसोम हो जाएगा, यहाँ गर्दन हो जाएगी और ये पूंछ हो जाएगी। इसमें सारे नाम लिख करके इनके डिटेल के बारे में इनका डिटेल बता देंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को यौन संचरित रोग के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? रोगों से बचने के लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, कंडोम वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र का विवरण दीजिए। तो ये कोर्स में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा। फिर अगला है, डीएनए की रचना का सचित्र वर्णन कीजिए, आरएनए से इसकी तुलना कीजिए। यानी डीएनए और आरएनए में अंतर बताना है और डीएनए की रासायनिक संरचना को बताना है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए। प्राकृतिक चयन द्वारा जैविक उद्विकास, ये कोर्स से हटा हुआ है। फिर विलुप्तता के कारण कौन से हैं? चैनल में वीडियो अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, इसका भी वीडियो अपलोडेड बहुत अच्छे तरह से समझाया हुआ, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। सूर्यजनकी क्या है, चैनल में वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट पर आते हैं, अथवा करके दिया गया है, प्रारूपिक बीजांड की संरचना का चित्र बनाइए। तो प्रारूपिक बीजांड की संरचना का चित्र इस तरह से बनेगा। इसमें यहाँ पर भ्रूणपोष होगा और ये अध्यावरण होंगे, सारी चीज़ें बना देंगे। चित्र अपलोडेड है, चैनल में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित करें तथा जीवभार और ऊर्जा के पिरामिडों को। तो ये कोर्स से हटा हुआ, इसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन आएगा, प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या उपयोग है, इसके बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।